सोलर इनकलाबी सहारा या आर्जी रिलीफ। हॉर्मुज़ बंद हुआ तो पाकिस्तान कितनी देर संभलेगा? ईरान ने चाइना, तुर्की, इंडिया और पाकिस्तान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने की क्या इजाजत दी कि मीम्स की इजाजत भी मिल गई। ये थी हेडलाइंस। मैं हूं अंबर शम्सी और ये है द ब्लू न्यूज रूम। और आज की टॉप स्टोरी, आपने ऐसी हेडलाइंस तो देखी होंगी कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान जंग चलती रही तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15 से 17% तक बढ़ सकती है। पेट्रोल की कीमतों में पहले ही 55 रुपए फी लीटर तक इजाफा किया गया है। लेकिन ये मुश्किल सिर्फ पाकिस्तान की नहीं। फिलीपींस, जो हमारी तरह इंपोर्टेड फ्यूल पर इंतहाई डिपेंडेंट है, वहाँ सरकारी मुलाजमीन 5 दिन के बजाय 4 दिन दफ्तर से काम करेंगे। श्रीलंका ने तमाम दफातर और तालीमी इदारों के लिए वेडनेसडे ऑफ करार दिया है। मगर सबसे क्रिएटिव सोल्यूशन थाईलैंड से है, जहां सूट के बजाय टी शर्ट पहनने का मशवरा दिया गया है ताकि एसी और बिजली का कम इस्तेमाल हो। इसीलिए मैंने भी जैकेट नहीं पहनी हुई। और फिर इंडिया, जहां कुकिंग गैस की सप्लाईज शॉर्ट है। लेकिन जब आप ऐसी ट्वीट देखते हैं कि पाकिस्तान एशियन एनर्जी इंपोर्टर्स में सबसे ज़्यादा फ्यूल शॉर्टेज रिस्क पर है, तो डर तो लगता है। जंग चलती रही तो महंगाई भी बढ़ सकती है। लेकिन जहां पाकिस्तान में रिस्क ज़्यादा है, वहां गुज़िश्ता कुछ सालों से पाकिस्तान में 2 खामोश इनकलाब आए हैं। एक जिस पर मैं पहले ही नुक्ता पर शो कर चुकी हूँ, वो है सोलर पैनल इनकलाब। पाकिस्तान इज़ अ वेरी पुअर कंट्री। मैंने आपसे बोला 34 मिलियन हाउस होल्ड है पाकिस्तान में। 34 में से 16 मिलियन हाउस होल्ड वो हैं जो कि 2 कमरों से ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, 1/4 25% तो वो हैं जिनको जो कि कच्चे बने हुए हैं, उनको भी अगर हाउस होल्ड गिन रहे हैं तो मेरे हिसाब से तो भी 50% आप होंगे, क्योंकि जितना छोटा घर होगा, द पुअरेस्ट ऑफ द एरियाज़, मैं आगे बताऊँ, मैंने एक दफ़ा असेसमेंट करी थी, जो सबसे ज़्यादा पुअर एरियाज़ हैं, एडॉप्शन उनमें सबसे ज़्यादा है इसकी। वो इसलिए बिकॉज वहाँ पे तो हुकूमत ने कभी अपना जो वादा था, जो भी थी, वो पूरा करा ही नहीं कि वहाँ लोड शेडिंग भी ज़्यादा होती है। वो लोड शेडिंग में उन्होंने बोला यार छत पे यही लगा लो, अपना सोलर लगा लो, खत्म बात। इस बहरान में एक पाकिस्तानी थिंक टैंक ने अंदाज़ा लगाया है कि मुल्क में सोलर का अवामी इनकलाब इस वक्त हमारी डूबती मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है। इस थिंक टैंक को कोट करते हुए गार्डियन और ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि 2018 से लेकर फरवरी 2026 तक के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि सोलर सर्ज ने तेल और गैस की दरामद में हमारे $12 अरब बचाए हैं और अब ग्रिड की 20% बिजली सूरज से आ रही है। इस क्वेश्चन की वजह से दिन के वक्त एलएनजी पर इन्हिसार ख़त्म हुआ और हम एक बड़े ब्रेकडाउन से बच गए, जबकि हमारे पड़ोसी ममालिक भारत और बांग्लादेश इस वक्त फ्यूल राशनिंग और शदीद शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आने वाला तेल और गैस महदूद हो गया है और यही वजह है कि सोलर के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में 20% इजाफा हो चुका है और फर्टिलाइज़र का बहरान सर उठा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये सोलर कुशन हमें उस वक्त तक बचा पाएगा जब तक रियासत कोई मुस्तकिल स्ट्रेटेजिक हल नहीं निकालती, या हम सिर्फ एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी जानब सोलर के अलावा एक और खुशखबरी है। इकोनॉमिस्ट अमार एज खान के मुताबिक 5 साल पहले हम आलमी मार्केट में तेल और गैस की कीमतों के रहम करम पर थे और सिर्फ 66% इंडिपेंडेंट थे, मगर आज हम 85% एनर्जी इंडिपेंडेंस तक पहुंच चुके हैं। यानी 2021 में इसका मतलब होता कि रोज़ाना 8 घंटे की एक्स्ट्रा लोड शेडिंग। मगर आज ये हमारे लिए एक मैनेजेबल शॉक है। हमारी बिजली के हर यूनिट पर एक हिडन टैक्स लगा हुआ है, क्योंकि हम कतर के साथ उन टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्ट्स में फंसे हुए थे जहां गैस इस्तेमाल ना करने पर भी पैसे देने पड़ते थे। मगर थर के कोयले और न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से हमने इंपोर्टेड गैस का इन्हिसार आधा कर दिया है। अब 2026 हमारे लिए एक रीसेट ईयर है, जहां हम इन महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स को अपनी शर्तों पर रीनेगोशिएट कर सकते हैं, जिससे बिजली के टैरिफ्स मुस्तहकम होने की उम्मीद है। तो चाहे सोलर बूम और एनर्जी इंडिपेंडेंस हो या ऑस्टेरिटी मेजर्स, इन सब पर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर आबिद सुलेरी से। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब वक्त देने का। डॉक्टर सुलेरी, सोलर बूम ने हमारे $12 अरब तो बचा लिए, मगर क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की सूरत में ये सोलर इनकलाब हमें बचा पाएगा? जो समर है, समर काफ़ी टफ होगा। आपकी जो गैस है उसकी कंपीटिंग रिक्वायरमेंट हैं। इस वक्त ऑलरेडी हमें पता है कि कराची में मौसम तब्दील हो चुका है। पंजाब और बाकी जो हमारे इस वक्त प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे भी अब तो बारिश है, लेकिन बारिश के बाद, ईद के बाद मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। पंखे और एसी की डिमांड
बढ़ जाएगी। अब आपके पास गैस जो है पावर प्लांट के लिए भी चाहिए, वही गैस आपको फर्टिलाइजर के लिए भी चाहिए, वही गैस डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी चाहिए। अगर किसी एक चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ आता है तो उसका एक ह्यूज बैकलैश आएगा कंज्यूमर की तरफ से। हमें फूड सिक्योरिटी के लिए शायद फर्टिलाइजर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, और जो हमारी बिजली है उसको जो है सोलर को प्रमोट करना चाहिए हमें। और इवन हीटिंग पर्पसेस के लिए भी, जो घर में डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसके लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको फ़रोग देना होगा। लेकिन वो तभी पॉपुलर होगा, पॉसिबल होगा जब हम सोलर कनेक्शन जो हैं उनको दोबारा से प्रमोट करें। उसके लिए जो ग्रिड कनेक्टिविटी का इशू है, हमें चाइना से बात करके अपनी ग्रिड लेवल स्टोरेज जो है सोलर की, उस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। घरों में हमें जो डे टाइम नाइट टाइम चार्जेस थे उसमें बैटरी कनेक्ट करना होगी, ताकि डे टाइम पे जो बिजली बनती है उसको चार्ज किया जा सके, और रात को जब को ग्रिड की रिक्वायरमेंट होती है रात को वो बिजली स्टोर्ड बिजली जो है सप्लाई की जा सके। तो पूरा का पूरा जो हमारी एनर्जी पॉलिसी है उसको इस वक्त बदलते हुए तनाज़ रिवैम्प करने की ज़रूरत होगी और उसको अपडेट करने की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान इंपोर्टेड फ्यूल के हवाले से साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा वनरेबल क्यों समझा जाता है? देखिए, ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन जो है ये तो आपकी जो कंज्यूमर लेवल पे है वो तो अच्छी खासी हो चुकी है। उसके बाद जब हम सप्लाईज की तरफ आते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा हमारे पास जो दूसरा रास्ता रह जाता है वो रेड सी है। सऊदी अरेबिया से ऑलरेडी उस पर बात चल रही है, बल्कि अगर आप इस वक्त फैक्ट एंड फिगर्स देख रहे हो तो इवन ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पाकिस्तान के लिए जो है शिप्स उनको गुजरने की इजाज़त दी है। फिर आपके पास अजरबैजान रह जाता है एलपीजी के लिए, कतर से एलपीजी ना मिलने की सूरत में। रशियन ऑयल जो है वो एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव रहता है, गो कि हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो ऑयल क्रूड के लिए उस तरीके से वो तैयार नहीं है। पिछले साल हमने यूएसए से भी कुछ गैस जो थी वो एलपीजी वो इंपोर्ट की थी। तो ये सारी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स तो मौजूद हैं, आप सिर्फ ये देखना होगा कि वो ऑल्टरनेटिव्स कितने फिजिबल हैं, कितने कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और कितनी जल्दी वो आपको मिलते हैं। और ये मिडिल ईस्ट की सिचुएशन जो है ये किस तरह से एस्केलेट या डी एस्केलेट होती है। तो ये सारी अभी इफ्स एंड बट्स हैं, ये प्रपोजिशन, लेकिन पाकिस्तान के पास ऑप्शन यकीनन मौजूद हैं। अच्छा, तो हुकूमत ने 4 दिन का वर्किंग वीक तो कर दिया, मगर क्या ये इक़दामात आम आदमी को बचाने के लिए काफ़ी हैं या सारा बोझ सिर्फ अवाम पर डाला जा रहा है? मेरा ख्याल है कि इसमें जो ट्रेड ऑफ इस वक्त आ रहा है, बाकी मेजर्स तो आपके लिए शायद ज़रूरी थे, करना पड़ रहे हैं शॉर्ट टर्म पे। जो ट्रेड ऑफ आ रहा है वो एजुकेशन पे है। स्कूलिंग इज समथिंग जिसको कि हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें मालूम है, और कोविड के बाद के जो नताइज हैं पूरी दुनिया से जो कलेक्शन है, जो ऑन साइट लर्निंग है स्कूल में, ऑनलाइन लर्निंग उसका मुतबादल कभी भी नहीं बन सकता। और हमें ये देखना होगा कि हम किस तरीके से स्कूलिंग जो है उसको मुतासर ना होने दें। स्कूल की छुट्टियां अभी तो स्प्रिंग ब्रेक्स और ईद के साथ वो मर्ज हो गई, लेकिन ईद के बाद स्कूलिंग को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, वरना जो आपका जनरेशनल लॉस है एजुकेशन पे उसको कंपनसेट करना मुश्किल हो जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे कि अगर हमें एनर्जी की इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती भी है तो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल वही एजुकेशन इमरजेंसी है जैसे हेल्थ इमरजेंसी है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी बचाने के लिए आप ऑपरेशन और सर्जरीज पोस्टपोन कर दें, हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट जो सेक्टर। इसी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी बचाने के लिए स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाए या ऑनलाइन स्कूलिंग कर दी जाए। हमें स्कूल्स को बहरहाल खोलना होगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है हुकूमत के मैयर्स में जिससे थोड़ा सा मुझे इख्तिलाफ है। बाकी तो जाहिर है कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो भी फॉसिल फ्यूल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे इमरजेंसी मैयर्स लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान को भी ये मैयर्स जो हैं वो लेना पड़ रहे हैं। और अगर होमस की बंदिश लंबी हो गई तो क्या हमारा मौजूदा कंटिजेंसी प्लान वाकई कोई स्ट्रैटेजी है, या हम सिर्फ एक शिपमेंट की देर हैं और मुकम्मल इकोनॉमिक ब्रेकडाउन के दरमियान खड़े हैं? एसटीपीआई की जो असेसमेंट है, हमारा ख्याल है कि जब $10 पर बैरल आपका बेस लाइन से पेट्रोल बढ़ता है तो तकरीबन 0.2 to 0.4% इन्फ्लेशन में उसमें इजाफा होता है। एक डायरेक्ट इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, बाकी इंपोर्ट की जो प्रेशर है उसकी वजह से कुछ होर्डिंग और
जो मार्केट मैकेनिज्म्स हैं उनकी वजह से। अब अगर हम $65 जो है उसको बेंचमार्क तस्वर करें, बेसलाइन तस्वर करें और उससे हम देखें, लेट्स से कि अगर आपके अप्रैल के सौदे जो हैं वो $130 पर बैरल पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 50% के करीब आपकी जो है जो परचेजिंग पावर कॉस्ट है ऑयल की वो बढ़ जाएगी। और इसका ये भी मतलब है कि तकरीबन 1.5 से 2% जो है आपकी इन्फ्लेशन, उसमें एक तो डायरेक्ट इजाफा हो रहा होगा और उसके बाद जो रिपल इफेक्ट्स हैं उनमें इजाफा हो रहा होगा। तो ये तकरीबन जो टारगेट है, टारगेट से तकरीबन 3 से 4% इन्फ्लेशन में इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ अगर स्टेट बैंक जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देता है तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। अगर फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। बिजली और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। तो आने वाला जो बजट होगा वो काफ़ी टफ बजट हुकूमत के लिए होगा इस वक्त बजट मेकिंग, कि IMF के प्रोग्राम के तहत रेवेन्यू टारगेट्स भी पूरे करने हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी आपको इकट्ठे करने हैं, और आपको ये जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होंगे एनर्जी प्राइसेस के, इनसे भी बचाना होगा। और इन सब का जो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है वो ग्रोथ पे आएगा, कि आपकी ग्रोथ जो है वो किस तरह से मुतासर होती है। एक तो ये एनर्जी प्राइसेस से मुतासर होगी, और सेकंड हमें देखना होगा कि एग्रीकल्चर जो है वो किस करवट बैठता है, क्योंकि ये दो इम्पोर्टेंट आपके ग्रोथ डिटर्मिनेंट होंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एनर्जी प्राइसेस। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एनर्जी की बात हो रही है तो उस पाकिस्तानी कश्ती का जिक्र कैसे नहीं हो सकता जिसने दुनिया को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके हैरान कर दिया। इस पर लोग क्या कह रहे हैं, देखते हैं व्हाट्स ट्रेंडिंग सेगमेंट में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब तो सबको पता ही चल गया है कि यह ईरान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, लेकिन यह मालूम है कि हॉर्मुज पाकिस्तान की मीम स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। कुछ दिन पहले हॉर्मुज पर नजरें जमाने वाले दुनिया भर के शिप ट्रैकिंग रूम्स में अचानक हलचल मच गई थी जब पाकिस्तान का एक ऑयल कैरियर जो छुप कर नहीं ट्रैकिंग सिस्टम ऑन करके हॉर्मुज के तंग रास्तों से गुजरा। पूरी दुनिया दंग रह गई। This is the first tanker carrying non-Iranian crude oil through the Strait of Hormuz with its tracking system on. It's not the first ship to transit the strait since it's been closed by Iran, but it's the most interesting so far. और फिर सिर्फ ट्रैकिंग ऑन नहीं हुई, पाकिस्तान का मीम गेम भी ऑन हो गया। जैसे ये वाला जिसमें कनाल पर पाइप पर लड़खड़ाते हुए एक शख्स मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है, या ये वाला मीम क्योंकि पाकिस्तान उस औरा फार्मिंग वाले बच्चे की तरह नाचता हुआ खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरा था, या ट्रक डिज़ाइन वाला, और ये वाली AI वीडियो जिसमें चाइना और इंडिया को तो ईरान ने इजाज़त दे दी लेकिन अमेरिका को नहीं। No, my friend. This is an illegal blockade. You can't stop us. We have the right to pass. लेकिन मेरा फेवरेट मीम ये वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आजकल सिर्फ दो ही चीज़ें चलती हैं, या तो आपके ताल्लुकात मजबूत हों जैसे पाकिस्तान के, या फिर आपकी कॉल हो जैसे इंडिया की FM की थी। बाकी सब के लिए तो ईरान ने फिलहाल नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। तो खैर नाल जा ते खैर नाला। आज के लिए इतना ही, अब ईद के बाद मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।